हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा म्यूचुअल फंड शो और आज हम बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की। जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो सिर्फ नंबर्स या फिर रिटर्न्स या फिर चार्ट्स को देख के नहीं करते। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो उसमें हमारी साइकोलॉजी भी का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारे इमोशनल ट्रेट्स, हमारे बिहेवियर टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, परफॉर्मेंस तो एक चीज़ होती है, लेकिन इंस्टिंक्ट और इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी हम कोई कोई इन्वेस्टर होता है जो काफ़ी अच्छा अपने इन्वेस्टिंग के साथ कर रहा होता है और वेल्थ क्रिएशन उनकी बहुत अच्छी होती है, तो आप उनको देख के अपना मूड बनाते हैं कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे और जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसको बायसेस बोलते हैं। तो इसी इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर आशीष मोदानी। ही इज़ फाउंडर एंड CEO SLA FinServ। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग और बिहेवियरल बायसेस ये काफ़ी काम करते हैं। हम तो इसको समझते नहीं हैं, हम होड़ में लग जाते हैं, देखा देखी में लग जाते हैं और समझते हैं कि हमने बड़े समझदारी का काम किया है। जैसे कि मैं भी बात कर रही थी कि नंबर्स और चार्ट्स और रिटर्न्स को देख के ही नहीं, लेकिन हम इट्स ऑल अबाउट अस द इन्वेस्टर। तो इन बायसेस को समझाइएगा, ये होते क्या है और ये कब और कैसे आपकी वेल्थ क्रिएशन में या तो हिंडर करते हैं या फिर उनको सुधारते हैं। गीतू जी, मैंने एक ज़माने पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है प्रिडिक्टेबली इरैशनल। ओके। ये एक डैन एरेली एक ऑथर है, उन्होंने लिखी थी। तो ये बुक बेसिकली कहती है कि जब पैसों की बात आती है तब लोग अमूमन इरैशनल बन जाते हैं। मतलब वो दिमाग से नहीं, वो दिल से और इमोशन से ज्यादा सोचते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब लोग इरैशनल बिहेव करेंगे। मतलब पता होने पर भी कि वो गलत है, हम एक्चुअली वही कर देते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जी। जब इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं तब अमूमन यही कहते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हम बहुत लंबे समय के लिए रहेंगे। अज्यूम करिए A, B और C तीनों इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी एक जैसी फाइनेंशियल सिचुएशन है। अब A ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा और मार्केट गिर गया 20%, मतलब उसका 20,000 रुपए का एक नोशनल लॉस हो गया जी। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। B ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे, 20% गिरने के बाद उनके 2 लाख रुपए का नोशनल लॉस था। अब उन्होंने भी बोलना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब वो सोच में पड़ गए कि मैं हूं या नहीं। और C जिन्होंने 1 करोड़ का निवेश किया, उनके 20% टूटने के बाद 80 लाख रह गए, यानी कि 20 लाख का नोशनल लॉस। तब क्या वो भी यही बोलेंगे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। वो परेशान हो जाएगा और प्रॉपर्टी सारे पैसे निकाल के FD में डाल देगा। अब तीनों ABC के केस में 20% मार्केट डाउनफॉल था। मैथमेटिकली इक्वेशन एक ही थी, पर इमोशनली A के लिए सिचुएशन अलग थी और C के लिए एकदम अलग है। और इसे ही हम कहते हैं बिहेवियरल बायस। तो बिहेवियरल बायसेस का मतलब होता है सोचने का वो पैटर्न जो हम बार बार हमें गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर देता है, भले ही हमें पता ही है गलत है। और इसको नॉलेज की कमी नहीं है, ये हमारे इमोशंस जो होते हैं हमारे लॉजिक पे हावी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आप ऐसे समझिए कि लॉजिकली हम सब जानते हैं कि जब प्राइसेस कम हो तो खरीदना चाहिए और ज्यादा हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए। पर हम करते क्या है, जब मार्केट क्रैश होता है और सब कुछ सस्ता होता है तो हम पैसे निकाल लेते हैं। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। अब जब मार्केट ऑल टाइम पे होता है, महंगा लगता है, सब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सब लगा रहे होते हैं, तो लगता है मैं भी लगा देता हूँ। इन्हीं को बिहेवियरल बायस कहते हैं। सही चीज जानना पर गलत चीज करना। बिल्कुल अच्छे से समझाया आपने, सही चीज जानना और गलत चीज करना। लेकिन ये बायसेस जो होते हैं टिपिकली कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, आइडेंटिफिकेशन से पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि ये हम ना हमारे आए कैसे हमारी लाइफ में। तो हमें बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब हम एक आदि मानव के जमाने में जाना पड़ेगा, तो हम एक जानवर से ह्यूमन में बदल रहे थे और हम भी बाकी जानवरों की तरह जरा से डेंजर को आते ही भाग जाते थे वहां से। और एक्चुअली में हमारा माइंड आज भी कुछ वैसे ही बिहेव करता है। बट बात तब जान बचाने की थी और आज हम वेल्थ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ रूल्स अलग है लेकिन हमारा बिहेवियर नहीं बदला। हमारा माइंड लॉन्ग टर्म देखने के लिए कहीं बना ही नहीं। हमारा माइंड एक्चुअली कंपाउंडिंग नहीं कर सकता। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 5 बार कितने होंगे? हम बोलेंगे 40 होंगे।
राइट। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि चलिए आप स्टॉक मार्केट में या फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट है, 8 × 8 × 8 × 8 × 8 5 बार मल्टीप्लाई करिए, अब आप आंसर बताइए। 8 5 40. 8 टाइम्स 5, 8 Okay, इंटू 8 8 इंटू 8। times. Okay, हाँ जी, okay. Times अब is वो नहीं like, है। तो हमारा ब्रेन क्या है, एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकता। और कंपाउंडिंग जो होता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन का गेम है, और ये हमारे दिमाग में फंडामेंटल प्रॉब्लम है। okay. लेकिन देखिए, जब ज्यादा लोग रियल एस्टेट में आते हैं, वो वेल्थ बनाते हैं, गोल्ड में आते हैं, वो पैसे बनाते हैं, पीपीओ में बनाते हैं, वहां क्या होता है, वो एक बार खरीद लेते हैं तो बेच नहीं सकते। रियल एस्टेट में भी 2014 से 2020 के बीच में डाउन टर्न आया था, पूरे इंडिया में आया था। लेकिन घर बेचना आसान नहीं होता। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहते हैं, और अमूमन मजबूरी से बने रहते हैं, हमारे पास चॉइस नहीं होती है कि बटन दबा के बेच दो। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चॉइस होती है, और ये बहुत मुश्किल होता है। आप अभी अपना फोन खोल सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हो, 2 मिनट में सब कुछ बेच सकते हो। ये ईज, लिक्विडिटी जो कि बेनिफिट होने चाहिए ना आपको, एक्चुअली हमारी दुश्मन बन जाती है। तो अच्छा, ease यहाँ of, पे एक और ये साइन ये बता सकता हूँ कि मतलब आपके साइंस क्या हैं, मतलब इसके क्या, कैसे पता करें। जी. तो आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि ये बाइसेस आप में है। एक निवेशक को तो पता पड़ना कि मैं ऐसे बाइसेस रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ। तो देखिए, जैसे पहला साइन होता है, हम बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए है, हमें मार्केट मूवमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। पर होता ये, हम पोर्टफोलियो रोजाना चेक कर रहे होते हैं, अपना म्यूचुअल फंड का ऐप खोलते हैं, और वो लोग correct. देख लग जाते हैं, आज मार्केट क्या हुआ, हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट आया। तो हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। अब देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है ना, वो या तो क्वार्टरली चेक करेगा पोर्टफोलियो, या हाफली करेगा, पर डेली नहीं करेगा। पर अगर आप डेली चेक कर रहे हो, तो आप इमोशंस के कंट्रोल में हो, अपने लॉजिक के कंट्रोल में नहीं हो। दूसरा साइन होता है, जब इन्वेस्टर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, या तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, या बेस्ट फंड ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देखिए, मार्केट को टाइम 2 जने कर सकते हैं, एक भगवान और दूसरा झूठा। मैं कुछ बता नहीं, तीसरा आदमी कर सकता नहीं, कर सकता। लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हम ये कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और मार्केट टाइमिंग और फंड बेस्ड फंड ढूंढना हम करते ही रहेंगे। लोग मामूली ये कहते हैं, मार्केट करेक्ट हो जाएगा तो इन्वेस्ट करूंगा, कौन सा फंड मैक्सिमम रिटर्न देगा, आशीष जी मुझे वो बता देना। मार्केट अभी तो बहुत हाई है, अभी बाद में एंट्री करूंगा, अभी मार्केट लो है, अभी ऐसा करूंगा। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। और तीसरा होता है, जब आप फ्रीक्वेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। देखिए, Okay. एक बहुत बड़े सज्जन ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट और साबुन एक जैसे होते हैं, जितना हाथ लगाओगे ना उतना कम हो जाता है। अब अमूल निवेशक क्या करते हैं, ये फंड खरीदो, ये बेचो, ये सेक्टर लो, वो सेक्टर हॉट चल रहा है, इस सेक्टर में स्विच कर लेते हैं, वो फंड डाइवर्सिफाइड अच्छा चल रहा है तो इस सेक्टर फंड में चल जाते हैं। देखिए, निवेशक में ना, फील्ड में जो वेल्थ है ना, वो 2 तरह के निवेशक बनाते हैं। एक जो डाल के मर गए, और दूसरा जो भूल गए। अब तो आपको ये समझना है कि आप मर के पैसे बनाना चाहते हो या भूल के, और आई एम श्योर हम सब बोलेंगे कि भूल के पैसे कमाना ज्यादा आसान है। पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ में लोग भूल नहीं पाते, वो एक्टिवली कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और वो इसीलिए पैसे नहीं बना पाते, जो कि एक्चुअली असेट केपेबल होती है देने में। अब फंड ने दिए 12-14% टर्न, लेकिन हम एंट्री एग्जिट स्विच करते रहे, हमने बनाए 7-8, फिर हम कहते हैं जी फंड ने तो अच्छे रिटर्न दिए ही नहीं। ये कुछ साइन होते हैं। लेकिन आशीष जी, क्योंकि हम एक डायनामिक वर्ल्ड में रहते हैं, जैसे आपने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए, लेकिन ऐसे भी हुआ है कि आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ जाती है। देयर आर केसेस, ऐसा हुआ है। और इस डायनामिक वर्ल्ड में आपका जो रोटेशन है वो इतना फास्ट है सेक्टर का कि आपको अपने पोर्टफोलियो को एटलीस्ट क्वार्टरली रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। मतलब निवेश करके भूल जाने वाली सिचुएशन में हम है या नहीं? देखिए, 2 स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पे, गीतू जी। देखिए, देखिए सचिन तेंदुलकर बहुत महान बैट्समैन गए हैं, और उन्होंने कोई 100 सेंचुरी मारी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो कभी जीरो पे आउट नहीं है। देखिए, निवेश में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम 100% सक्सेस रेशियो रखना चाहते हैं। हम क्या है, मैक्सिमम रिटर्न बनाना चाहते हैं। अच्छे से अच्छे ट्रेडर, अच्छे से अच्छे निवेशक, अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन को भी नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं आपको नुकसान नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके। प्रॉब्लम ये आती है, हम नुकसान चाहते ही नहीं है।
देखिए, निवेश में अगर आप 70% सही हो और 30% गलत भी हो, तो भी आप बहुत पैसा बना लोगे। अब मेरा ये पॉइंट है कि आप इंडिया को एज एन इन्वेस्टमेंट समझिए, डेस्टिनेशन समझिए, और एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड, एक अच्छे से एक इंडेक्स फंड में लगा के छोड़ दीजिए। अब वो फंड मैनेजर का काम है कि वो अच्छा फंड, अच्छा सेक्टर, अच्छा स्टॉक ढूंढता रहेगा। आपका धर्म क्या कहता है कि आप लेके शांति से बने रहिए। और वो जो प्रॉब्लम ये है कि जहां हम 8, 10, 15, 20 सालों की बात करते हैं, हम 8, 8, 10, 10, 20, 20 दिन में हम देख ले जाते हैं। और आपने बात सही कही कि क्वार्टरली चेक करना चाहिए, हाफली चेक करना चाहिए। देख, आई एम नॉट ट्राइंग टू से गेट मैरिड टू योर इन्वेस्टमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट द पॉइंट इज द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कहां बहुत ज्यादा देखते हो और कहां आप एकदम नहीं देखते हो, वो बीच की लाइन आइडेंटिफाई करना एक आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल है। और वो क्योंकि वो हम मीडिया से, हम आसपास की इतनी सारी चीजों से घिरे हुए रहते हैं, सोशल मीडिया में इतने घिरे हुए रहते हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ कर दे। देखिए क्या होता है कि हमारी देखिए रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या आती है, हम हर काम हम जब तक इंटेलिजेंटली नहीं करते, हम सक्सेसफुल नहीं होते। हमें पढ़ाई इंटेलिजेंटली करनी है, हमें बिजनेस इंटेलिजेंटली मैनेज करना है, हमें जॉब इंटेलिजेंटली करना है, हमें कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट एक्टिविटी करनी पड़ती है। बट निवेश के केस में एक्चुअली में आइडल रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कुछ नहीं करना। और वो जो कुछ नहीं करना जो होता है ना, वो अच्छे अच्छे निवेशकों के लिए बहुत भारी होता है। उनको लगता है कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ नहीं करेंगे तो शायद गलत हो जाएगा। करेक्ट। तो वो जो चीज होती है ना कि पेशेंस रखना, धैर्यता रखना। आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो हर 2 महीने में चेक करके क्या ही हो जाएगा, राइट? और अगर तो वही चीज आती है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी देखें, देखिए कि निवेश सेंसेक्स ने पिछले 40-45 सालों में 17% का रिटर्न दिया है, 16-17% का एवरेज रिटर्न दिया है। अगर इतना अच्छा रिटर्न दिया है तो कहां है वो निवेशक जिन्होंने कमाए हैं पैसे? वो नहीं दिखते हैं। वेरी ट्रू। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए सर, इन बायसेस को ओवरकम कैसे करना है? हाउ डू वी ओवरकम दीज बायसेस? ये सब बायसेस है जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ओवरकम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, या किसी भी गलती सुधारने का जो सबसे अच्छा तरीका है, ये कि सबसे पहले तो आप उस गलतियों को जाने, ओके। ये मैं गलती करता हूं। तो निवेशक की अमूमन कई बार यही प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको यही नहीं पता होता कि वो एक प्रॉब्लम करते हैं, एंड दे थिंक दे नो इट ऑल। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक अच्छे एडवाइजर के साथ, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें, क्योंकि ये बात इंफॉर्मेशन की नहीं है। क्योंकि जी। अमूमन निवेशक ये सोचते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन करेक्ट। तो हम क्लिक करके कर सकते हैं, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एडवाइजर क्या वैल्यू ऐड करेगा? देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, निवेशक जो एडवाइजर के साथ काम करते हैं ना, और बनिस्पत जो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर होते हैं, तो निवेशक जो एडवाइजर के साथ काम करते हैं वो 3 से 4% धन ज्यादा कमाते हैं। और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी वैनगार्ड है, ये उसकी स्टैटिस्टिक्स है। मॉर्निंग स्टार की स्टैटिस्टिक्स ये है। और हमारे इंडिया में सेबी की भी डेटा यही दिखाता है कि जो निवेशक एडवाइजर के साथ डील करते हैं, उनके रिटर्न अमूमन ज्यादा आते हैं। और अब आप देखिए, ये 3% हो सकता है आपको ज्यादा ना दिखे, पर ये रियल लाइफ में इसकी वैल्यू क्या जाती है? मान लीजिए कि किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट करे हैं 20 साल के लिए। जी। अब एक डीआईवाई इन्वेस्टर मान लीजिए 9% कमाता है, मतलब उसके 10 लाख रुपए 56 लाख में बदलते हैं। पर अगर वो एक एडवाइजर के थ्रू जाता है तो उसके रिटर्न 3% ज्यादा है, जो कि स्टैटिस्टिक्स बता रही है। तो उसके रिटर्न जो है वो 96 लाख है। यानी डिफरेंस जो है वो अमूमन इतने, मतलब 96 मतलब कोई 41 लाख का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस 1%, आप ये सोचे कि 1% फीस क्यों दो? क्वेश्चन आपको ये है कि आपको 56 लाख चाहिए कि 96 लाख चाहिए? अब देखिए, ये डिफरेंस 3% का आता कहां से? ये बात होती है कि एक एडवाइजर, एक डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू क्या ऐड करता है, उनको करना क्या होता है, इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, तो कोई भी जो एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एडवाइजर होता है, वो बेसिकली 2 काम करता है। एक होता है टेक्निकल साइड ऑफ इट, जिसे कहते हैं ना कि असेट लोकेशन कर रहा है, गोल प्लानिंग कर रहा है, पोर्टफोलियो को डिजाइन कर रहा है, टैक्स को ऑप्टिमाइज करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये एक साइंस पार्ट है।
जी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसकी जी कैलकुलेशंस आसान है, इसको मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना होता है। हम्म और दूसरा होता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मुश्किल भी है, वो वैल्यूएबल भी है, पर वो दिखता नहीं है। वो होता है बिहेवियरल साइड ऑफ इट, हम्म कि आपको पैनिक में सेल नहीं करने देता। वो इंश्योर करता है कि आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें। करेक्ट आपको दोनों ही छोर में, जहां एक बहुत मंदी होती है, बहुत एक तेजी होती है, दोनों में फोमो फैक्टर में, आपको पैनिक फैक्टर में नहीं आने देता है। और करेक्ट सालों साल डिसिप्लिन रखता है। जी देखिए, सबको पता है कि हमें रेगुलर वॉक करना चाहिए, जिम हम्म करना चाहिए, लेकिन क्या होता है, एक अमूमन आप जब जिम ज्वाइन करते हैं तो हम छोड़ देते हैं। पर एक जिम ट्रेनर के साथ जब जब काम करते हैं तो आपके कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ओके ट्रेनर ये इंश्योर नहीं करता कि आपको रोजाना कोई ट्रेडमिल नया सिखाएगा, कोई नई चीज सिखाएगा, ऐसा नहीं करता है। हम्म वो बेसिकली आपको कंसिस्टेंटली करने का डिसिप्लिन सिखाता है। करेक्ट और देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जो कभी क्रैश में पैनिक नहीं करेंगे, या हम्म अपनी एसआईपी 20 साल तक कंटिन्यू ही करते रहेंगे, आप कभी ट्रेंड और सेक्टर को चेज नहीं करेंगे, हम्म पोर्टफोलियो को क्वार्टरली हाफ ईयरली चेक करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ शायद आपको एक एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आप बहुत डिसिप्लिन है, आप खुद भी कर सकते हैं। हम्म बट हम में से ज्यादातर लोग, देखिए ऐसा होता है ना, हम में है तो इंसान, मिट्टी के पुतले, तो जी हम में से ज्यादातर लोग जो है ना, वो हम्म इमोशंस के रोल में फंस जाते हैं। जी और मैं हो सकता है फाइनेंस में डिसिप्लिन हो जाऊं, पर कोई कई और फील्ड में मैं, जहां मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं वहां फिसल जाता हूँ, वो गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ गलत गलत कर देता हूं मैं। हम्म ठीक है। देखिए, म्यूचुअल फंड ने हिस्टोरिकली है ना, कोई 12-15% का रिटर्न दिया है सालाना, लेकिन हम्म एवरेज निवेशक ने, और ये दुनिया भर जहां का डेटा है, एवरेज निवेशक ने कोई 7-8% ही कमाए हैं। और ये 4-5% है ना, उसको बिहेवियर मिस्टेक कहते हैं, और एडवाइजर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उस वो गैप को ब्रिज करता है। तो हम्म आप है ना, इंफॉर्मेशन देने के लिए आप उसको पे नहीं कर रहे हैं, हम्म आप उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए पे कर रहे हैं। हम्म क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो मार्केट नहीं है, वो आईने में दिखने वाले आप खुद होते हो। करेक्ट इन्वेस्टर्स ओन एनिमी एंड द चीफ प्रॉब्लम इज एक्चुअली गोइंग टू बी हिमसेल्फ। तो हम्म वो जो एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो आपको इस सब चीज से बचाता है। एंड आई एम श्योर इट्स वर्थ द मनी दैट यू हायर फॉर। एसआईपी और लमसम दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती है। आप ये बताइएगा कि एसआईपी इन्वेस्टर जो है, क्या वो कम इफेक्ट होता है बिहेवियरल बायस से एज कंपेयर टू द लमसम इन्वेस्टर? देखिए, एसआईपी जो है ना, वो आज की तारीख में एक मिथ बन गया है, ना एक ओके ब्रह्मास्त्र सा बन गया है। मतलब निवेशक ये कहते हैं कि हमने तो जी एसआईपी कर ली है, हमारे तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और कई निवेशक तो आते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं, आशीष जी हमें तो एसआईपी करा दीजिए, हमें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो ये बहुत अमूमन, एसआईपी एज अ नैरेटिव, एज अ वर्ड हैज बिकम मोर पॉपुलर देन म्यूचुअल फंड्स। राइट बट तो देखिए, एसआईपी के आसपास है ना, बहुत मिथ इकट्ठे हो गए, और बहुत गलत रीजन से भी चीजें इकट्ठे हो गई है। और क्योंकि एसआईपी एक हाउस होल्ड माध्यम बन गया है, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कुछ मिथ जो है क्लियर करना चाहूंगा। जी देखिए, नंबर वन जो होता है ना, आप देखिए, सबसे बड़ा मिथ ये है कि एसआईपी एक प्रोडक्ट है और वो रिटर्न देता है, ये हम्म मिथ है। देखिए, एसआईपी प्रोडक्ट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। ये रिटर्न नहीं देता है, ये हम्म आपको बस एक रेगुलरली निवेश कराता है। करेक्ट इसके थ्रू आप इक्विटी में निवेश कर सकते हो, डेट में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, मतलब जहां चाहो आप निवेश कर सकते हो। वो तो एक प्रोसेस है। रिटर्न तो आपको प्रोडक्ट देता है, आपने गोल्ड में करा है, सिल्वर में किया है, या इक्विटी में किया है, डेट में, रिटर्न तो वो देगा। एसआईपी रिटर्न नहीं दे रहा है। जी तो ये कि एसआईपी कर लूंगा मेरे को रिटर्न आ जाएंगे, ये गलत है। दूसरी मिथ ये है कि एसआईपी जो है वो एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की मिथ है। मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो मैं ज्यादा यूनिट्स खरीदूंगा, और मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कम यूनिट्स खरीदूंगा। अब लोग बोलेंगे आशीष इसमें क्या गलत है, ये तो रियलिटी है, एक तो होगा ही होगा, ये तो एडवांटेज है एसआईपी का। भाई नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली आप सेम अमाउंट डाल रहे हो, तो आप ज्यादा खरीदोगे, और ऊपर कम खरीदोगे। देखिए, ये 20-30 इंस्टॉलमेंट के लिए तो सही काम करता है, हम्म और प्रिकॉशन काम करती है। बट आप जब एसआईपी चला रहे हो, तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए, आप अपने बच्चों की एजुकेशन सेविंग के लिए, अपने बहुत दूसरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए चला रहे होते हैं। अब पे 50-60 इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपका पहले से जो एक्यूमुलेटेड मनी है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी एडिशनल एसआईपी उसके सामने कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाएगी। और करेक्ट मार्केट में जो भी डिप या हाई आएगा ना, वो आपके मेजरली आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करेगा। जी आपके एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो एक लमसम की तरह बिहेव करेगा, उस एसआईपी का फायदा नहीं होगा। और इसी चक्कर में आप ये देखिए कि अगर आप
हम बोलने में तो बोल दिया है कि हम जी 30,000 करोड़ की एसआईपी क्रॉस कर गया इंडिया में। और जब कैरियर चालू किया था तो 2004 में, तो वो 100 करोड़ की पूरी इंडिया की एसआईपी बुक नहीं होती थी। करेक्ट। आज हम 600-700 करोड़ तो महीने के ऐड करते हैं, राइट। हम बहुत एसआईपी का फीवर सा आ गया है। लेकिन द सैडेस्ट पार्ट इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एसआईपी? वो 36 महीने से भी कम है। तो अब कैसे कोई निवेशक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेगा जब वो 3 साल तो टिक नहीं पा रहे हैं? सो देखिए, एसआईपी की रियल पावर वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं है, ये गलत मिथ्या है। एसआईपी की रियल पावर है, आप पैसे खर्च नहीं कर पा रहे, आप पैसे बचा लेते हो। एसआईपी की रियल पावर है, एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने बिजनेस से, अपने धंधे से पैसे निकाल के अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ पाता है, वरना वो बिजनेस के वो अंधे को में निकाल नहीं पाता है। तो हमें ना एसआईपी को एक 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 इस माध्यम समझना चाहिए जिसके वजह से हम कुछ पैसा जोड़ पा रहे हैं, एंड दैट्स अ प्रोसेस। और देखिए, अब ये एक और क्वेश्चन आता है, एसआईपी या लमसम। देखिए, ये कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि निवेशक का पहला बटन जो शर्ट का लगता है वो गलत लग जाता है, ज्यादा रिटर्न किस में आएंगे। देखिए, पहली बात वो गलत है। तो बात ये कि अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे आज निवेश कर देना चाहिए, और मेरे पास नहीं है तो मुझे एसआईपी करनी चाहिए ताकि मैं हर महीने कुछ जोड़ सकूं। और अगर है और भी जोड़ना है तो लमसम के साथ एसआईपी करो। तो बस जब भी लमसम करो या एसआईपी करो, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लॉन्ग टर्म सोच पाओ, इंपॉर्टेंट ये कि आप पेशेंस रख पाओ, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदलने का वेट कर पाओ। तो प्लीज इसको प्रोडक्ट मत समझिए, एक स्ट्रैटेजी है, कोई रिटर्न जनरेटिंग का कोई टूल नहीं है, कोई अलादीन का जिन्न नहीं है। एक डिसिप्लिन टूल है जो आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो आपको मजबूर कर देता है कि आप मार्केट टाइमिंग से बच जाओ, आपकी सेविंग की हैबिट डल जाए। आई थिंक सो एसआईपी यही सब करता है। चलिए, जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है उन्हें आप क्या सलाह देंगे, कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं फॉलिंग टू दिस बिहेवियरल बायसेस? तो देखिए, फर्स्ट टाइम निवेशकों के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा कि अपने वाय को जानिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को बोला, तो भाई तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तो आप अपने वाय को जानिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप निवेश क्यों कर रहे हैं, आपका ड्रीम क्या है, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर रहे हो या आपने इमरजेंसी फंड के लिए बिल्ड कर रहे हो। You have to identify the purpose for which you are investing for. And once you kind of identify the purpose, अब आप ये बताएंगे मुझे उसके लिए कितना चाहिए। So the goal can be कि by the time I'm 55 मेरे पास 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो एक गोल आइडेंटिफाई, पहले तो आइडेंटिफाई करिए और उसको क्वांटिफाई करिए। और देखिए, फर्स्ट टाइम निवेशकों को मेरा यही सलाह होगी कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट मत करो। ये नहीं 2 4 5 10 लाख ये भी एक साथ लगा दो, ये ज्यादा कर दो। आप छोटा छोटा निवेश करिए, 5,000 10,000 महीना, जो भी आपके लिए एक छोटा अमाउंट हो वो आप निवेश करिए। एक मार्केट साइकिल को एक्सपीरियंस करिए, उसको ऊपर जाते देखिए, उसको नीचे गिरते देखिए। आप खुद के रिएक्शंस को देखो कि एज अ निवेशक आप कैसे बिहेव कर रहे हो, अपने बारे में जानिए, राइट। और देखिए, वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट करो, उससे डरो मत, क्योंकि वो तो आएगी आएगी। मार्केट साल में 10-15% कभी ना कभी गिरते हैं, 2-3 साल में 20-30% गिर जाते हैं, और एक नॉर्मल प्रक्रिया है। 50% मार्केट गिरना कई बार हुआ है, ये कोई डिजास्टर नहीं है। और अगर आप इसको एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आप घबरा जाओगे, पर अगर एक्सपेक्ट करोगे ऐसा होता है तो आप पैनिक नहीं करोगे जब होता है। और सबसे बड़ी बात, उसको डेली चेक मत करिए। वो ऐप को मैं कई बार मजाक मजाक बोलता हूँ, ये ऐप नहीं है, ये ऐप है। हिंदी में जो होती है ना, उर्दू में ऐप है। ये ऐप आ गई है आपके हाथ में, बस देखते रहते हो आप उसको ना। तो उसको एंग्जाइटी मत क्रिएट करिए, ठीक है। टाइमली अपने आप पेशेंटली, कल क्वार्टरली चेक करना है करते हैं, क्वार्टरली चेक करना है, और उसको आप सालों के लिए निवेश कर रहे हो। जहां आप अगले 8-10-15 साल की बात कर रहे हो, वहां 8-8 10-10 दिन में क्या हो जाएगा उसको मत करिए। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे अदरवाइज हो, कंपेयर मत करिए। आपके कोलीग ने स्मॉल कैप में 50% बनाया, आपके फ्रेंड ने सेक्टर फंड में इतना बनाया, किसी ने क्रिप्टो में इतना बनाया। सब उनका गोल, उनकी टाइमलाइन, उनका रिस्क, सब कुछ अलग अलग है। आप अपने पे फोकस करिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यू शुड हैव अ मेंटर, यू शुड हैव एन एडवाइजर। और अमूमन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को नहीं पता होता उनको करना है, और 8-10 साल तो उनको अपनी गलतियां पता करने में ही बीत जाते हैं, और एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग वहीं से गड़बड़ हो जाती है। सो आप किसी एक्सपीरियंस एडवाइजर के साथ, किसी एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जो कि नॉलेजेबल हो, आपके कोई फैमिली में कोई हो सकता है जो बहुत समझदार हो, उनको कई साइकिल्स का अनुभव हो, तो आपको कॉस्टली मिस्टेक करने से वो बचा लेगा। तो एक उनके साथ जब जुड़ करिए, और जितना हो सके उतना ऑटोमेट करिए।
देखिए ऑटोमेशन जो है ना, ये एसआईपी क्यों सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि अब पूछ कर आपके बैंक से नहीं निकलती, वो निकल जाती है 7 तारीख को महीने के महीने। तो आप मैनुअली इन्वेस्टमेंट कर रही हो तो आप स्किप कर दोगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज दोगे अपने आप को, और वो इमोशंस को बीच में लाओगे। उसको बस ऑटोमेशन में चलने दीजिए, निकलने दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूंगा, शायद आप प्लीज अपने आप को एजुकेट करिए, रेगुलर एजुकेट करिए, लेकिन एजुकेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप ओवर कॉम्प्लिकेट करिए। हम वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस नहीं बना पाते एजुकेशन में और कॉम्प्लिकेशन में। हम एक्चुअली एजुकेशन के नाम पे अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, एफएनओ, डेरिवेटिव्स, क्रिप्टो, ये वो, मतलब हम कुछ बातें करने लग जाते हैं जो शायद हमें दुनिया कर रही है पर हमारे लिए शायद रेलेवेंट नहीं। और अगेन मेरा लास्ट ये होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तब काम आएगी जब आप 8 10 15 साल देंगे। देखिए 1 2 3 4 साल में कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ पैसे बचने वाले हैं। सो प्लीज हैव पेशेंस एंड लर्न टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेटर। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इन डेप्थ कि बिहेवियरल बायसेस क्या होते हैं, उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए और निवेश कैसे करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीतू जी। थैंक यू।